पश्चिम एशिया में इस वक्त तनाव का माहौल है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और ये तनाव होना लाजमी भी है। ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ आखिर इजराइल का ये युद्ध जो सामने आ रहा है, क्या उसमें इजराइल को जीत हासिल होगी या फिर इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी? इन सवालों में नेतन्याहू को अब परेशान करके रख दिया है। दरअसल इस वक्त इजराइल के 1 लाख सैनिक लेबनान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, मुस्तैद हैं और पहले ही हमले में हिजबुल्लाह ने बड़ा झटका भी दे दिया है। इतनी मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा? ईरान के एक हमले ने 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन? इतने बड़े हमले के बाद इजराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं बल्कि नेतन्याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। दक्षिण लेबनान में शुरू हुआ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही फंस चुका है। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर पार करने वाली इजराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड़ दिया। मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पहले दिन फेल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने वाला ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया, इसका वीडियो भी भेजा। लेकिन जब ईरान 1 अक्टूबर को इजराइल के मिलिट्री बेस पर मिसाइल दाग रहा था, तब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन जारी था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली कमांडो को ओदेसा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक्कर दी है। उसके कई कमांडो मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है। एक तरफ नेतन्याहू का लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक। इजराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इजराइल को तेहरान को भी जवाब देना है और लेबनान में भी ऑपरेशन करना है। नेतन्याहू इस वक्त कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। इस खबर से बाइडन बहुत ज्यादा बेचैन है और आगे इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, इसे लेकर मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन भी टेंशन में है। इस वक्त दुनिया में 4 पावर सेंटर तैयार हो चुके हैं जो इस युद्ध का फैसला करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस, क्या अमेरिका इजराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस युद्ध में कूदेगा? इजराइल की राजधानी तेल अवीव में क्या फैसला होने वाला है? तीसरा शहर ईरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर रूम बड़े फैसले ले सकता है। और चौथा शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ईरान इजराइल के मोर्चे को भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया महायुद्ध के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। बम, मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। ईरान के हमले के बाद अब गेंद इजराइल के पाले में है और नेतन्याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए, हिजबुल्लाह को कैसे खत्म किया जाए। Y en el caso de Líbano insistimos en que la invasión terrestre debe detenerse, ya que han llegado informaciones muy preocupantes esta mañana, y España está firmemente comprometida con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta resolución sigue conteniendo a día de hoy todos los elementos necesarios para resolver esta crisis. 2024 में सितंबर का महीना पश्चिम एशिया में नई आग लेकर आया, जब बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। सवाल है कि क्या इसी महीने अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में कूदेंगे और महायुद्ध शुरू हो जाएगा? इस वक्त ईरान और इजराइल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है और रूस ईरान के साथ। ये चारों ताकत ऐसी हैं कि इनकी टक्कर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। अमेरिका ने इजराइल को गोले बारूद की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज की है। बंकर बस्टर से लेकर हर तरह का बम इजराइल को सप्लाई किया गया है।
लेकिन 1 अक्टूबर की रात को ईरान के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया कि इजराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हथियार ले, कोई भी उसकी ढाल बने, ईरान नसरल्ला से लेकर हानिया सबका बदला अकेले अपने दम पर ले सकता है। अब सब कुछ नेतन्याहू के वॉर रूम पर निर्भर करता है। वो क्या फैसले लेंगे? क्या इजराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? क्योंकि इजराइल के सामने चुनौती सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि 4 मैदान है जहां युद्ध एक्टिव मोड में चल रहा है। पहला फ्रंट गजा है, जहां इजराइल हमास से लड़ रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। तीसरा फ्रंट यमन है, जहां इजराइल हूती के अड्डों पर बमबारी कर चुका है। अब चौथा फ्रंट इराक बन सकता है, क्योंकि इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया गुट हशद अल शाबी भी एक्टिव हो गया है। जब ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही थी, तभी यमन में भी हूती अपनी कुद्स 5 मिसाइल इजराइल पर फायर कर रहे थे। إن القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي، انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد। मोर्चे बढ़ने से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की कामयाबी पर सवाल उठने लगे हैं। 1 अक्टूबर की रात ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका को भी खतरा है कि इजराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इजराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। Well, I think it's certainly not very realistic because that was the claim in 2006 with the other war on Hezbollah in the south of Lebanon, and it took almost a month to get ceasefire and end of the aggression on both sides. So I think it's going to take a long time, particularly that ground invasion will involve elements of Hezbollah who are very well trained in guerrilla warfare. 2006 में हिजबुल्लाह इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने अपने दम पर इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया था। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैकअप चाहता है। नेतन्याहू लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं। इसे आप नेतन्याहू का ऑपरेशन ऑल आउट भी कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही ईरान ने कर दी इजराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक। सवाल ये भी है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध को इतनी आसानी से जीत सकता है, जबकि इससे पहले वो 2 बार फेल हो चुका है। Israel is triumphant with the success of its assassination of Nasrallah and the entirety of the senior leadership of Hezbollah. So I think that has given it impetus to carry on with what it thinks could be the elimination of Hezbollah, which is almost impossible. ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अब इजराइल की मदद के लिए अमेरिका काफी दबाव में है। वो इजराइल के आसपास अड्डों पर फौज और फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा रहा है। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। इराक से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर कुवैत तक अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं, जहां पर उसके सैकड़ों फाइटर जेट भी तैनात हैं। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई बॉर्डर पर हो रही है और वहां इजराइल को कामयाबी के लिए कुछ नया सोचना होगा, क्योंकि अब हमला चारों तरफ से हो रहा है और इजराइल के पास अमेरिका की गारंटी ही सबसे बड़ी ताकत बची है। महायुद्ध के संकेत मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में हालात संघर्षपूर्ण और तनावपूर्ण है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल झुकने को। दोनों ही अपनी सरहदों में खुद को मजबूत कर रहे हैं। वहीं अगर दोनों के मिसाइल गोदाम पर नजर डालें तो स्थिति कुछ ऐसी नजर आती है जो देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल से ये जो है पूरी तस्वीर नजर आती है। सेजिल, जिसकी रेंज 2500 से लेकर 4000 किलोमीटर से लेस है। तो इजराइल का देखिए, इसके पास है जेरिको,
जेरिको 3 है ये, जिसकी रेंज 4800 से लेकर 6500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ईरान के पास देखिए खैबर है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। वहीं इजराइल के पास देखिए जेरिको 2, जिसकी रेंज 1500 से लेकर 3000 किलोमीटर तक की क्षमता के साथ में मौजूद है। ईरान के पास खोरम शहर 4 है, जिसकी रेंज 2 है, वो 2000 किलोमीटर तक जाती है। वहीं इजराइल के पास जेरिको 1 है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर की क्षमता के साथ है। ईरान के पास शाहब 3 है, जिसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर तक है। वहीं इजराइल के पास ग्रेबियल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है। ये रेंज आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि इसकी रफ्तार और रेंज अपने दुश्मन के ठिकाने को किस तरह से नस्तनाबूद कर सकती है वो मालूम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान के पास इमाद 1 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं इजराइल के पास लोरा है, जिसकी रेंज महज 280 किलोमीटर तक है। वहीं ईरान के पास गदर 110 है, जिसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर तक को तय कर सकती है। वहीं इजराइल के पास डेलिला है, जिसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर तक है। ईरान के पास हज कासिम है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है। लेकिन इजराइल के पास हारपून है, जिसकी रेंज कम है, यानी कि इसके मुकाबले 240 किलोमीटर तक। ईरान के पास फतह है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। तो इजराइल के पास एक्स्ट्रा है, जिसकी रेंज महज 150 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित है।